ये भी कहना था कि ये ग्रेटेस्ट गैम्बल ऑफ इंडिया है। इलेक्शन को फ्रीली एंड फेयरली कंडक्ट करवाना था, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की जरूरत थी। इसके अंदर इलिटरेसी रेट 85% था, वहीं पर सिर्फ 15% ऐसे लोग थे जो सिर्फ पढ़ लिख सकते, या जो माइनॉरिटीज होंगी वो किस बिहाफ पे वोट देंगे, ताकि पुरुषों और महिलाओं के वोट के अंदर कोई डिफरेंस होगा, जिसके कारण मजबूरी में इलेक्शन कमीशन को उनकी एंट्री ही कैंसिल करनी पड़ी। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी मेहनत, इतनी कोशिशों के बाद भी अगर लोग इलेक्शन में वोट देने ना आए तो क्या। तो नए साल के साथ आने वाले हैं इलेक्शन, जिसका इंतजार हम सबको ही रहता है, जहां हम अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल हूँ, अंदर आ सकता हूँ? वहीं पर आने वाले 5 साल की देश की डेवलपमेंट उनके कंधों पे छोड़ देते हैं। जहां आधुनिक समय में इलेक्शन करवाना इतना मुश्किल नहीं है और भारत के अंदर इलेक्शन को किसी त्योहार की तरह मनाया जाता है, वहीं पर देखने को ये मिलता है कि जो पहला इलेक्शन करवाया गया था वो इतना आसान नहीं था। जहां भारत 1947 में आज़ाद ही हुआ था, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां ही खड़ी थी। इंडिया ने उसके बाद भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को अगर मैं साफ सरल भाषा के अंदर समझाऊं, वो लिस्ट है रूल्स की, रेगुलेशन की, जिसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया को चलना था। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 1949 में, वहीं पर 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था और उस पर सिग्नेचर कर दिए गए थे। 26 जनवरी 1950 में ये इफेक्ट में आया। बट अगर 24 जनवरी को ये तैयार हो चुका था तो हम 26 जनवरी तक क्यों वेट की? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। उसी को ट्रिब्यूट देते हुए 26 जनवरी 1950 डेट चूज की गई। 1947 से लेकर 1951 के पहले इलेक्शन तक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई, जिसने देश की बागडोर को संभाला था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया गया कि इलेक्शन करवाए जाएंगे और देश के लोग ही अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। वहीं पर देखने वाली ये बात थी, ये जितना आसान दिख रहा था उतना आसान होने नहीं वाला था। जहां पर इलेक्शन को फ्रीली एंड फेयरली कंडक्ट करवाना था, उसके लिए इलेक्शन कमीशन की जरूरत पड़ती और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं सुकुमार सेन जी। जहां 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, 3200 एमएलएस चूज करने थे, 489 लोकसभा मेंबर को चूज करना था। वहीं पर डायरेक्शन भी मिल चुकी थी कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाने हैं। वहां पर देखने वाली ये बात थी कि वहां पे आ रही थी बहुत सारी चुनौतियां, ये मुसीबतें। जहां पर हमारे देश के अंदर इलिटरेसी रेट 85% था, वहीं पर सिर्फ 15% ऐसे लोग थे जो सिर्फ पढ़ लिख सकते थे, जिनमें से कई तो ऐसे थे जो सिर्फ अपना नाम ही बहुत मुश्किल से पढ़ना जानते थे। वहीं पर भारत में गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी। जहां पहले इलेक्शन 1950 के अंदर कंडक्ट हो जाने चाहिए थे, वहीं पर देखने को मिलता है कि जो पहला इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया वो अक्टूबर 1951 से स्टार्ट हुआ और वो चलते चलते फरवरी 1952 तक चला। जहां पर मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जो देश के अंदर दिए गए थे वो थे जनवरी 1952 के अंदर। तो मेजॉरिटी ऑफ लोग ये 1952 का इलेक्शन भी मानते हैं, बट ये 1951 से लेकर 1952 तक चले थे इलेक्शन। वहीं पर इलेक्शन करवाना अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती थी। जहां पर देखने वाली ये बात थी कि इलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया चुनना था वो भी बहुत मुश्किल था। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया गया था कि वोट की क्या वैल्यू रहेगी, बट उस वोट की वैल्यू निकालने के लिए भी बहुत सरदर्दी हुई थी। जहाँ पर देखने वाली ये बात थी कि डिसाइड करना मुश्किल हो रखा था कि पुरुषों और महिलाओं के वोट के अंदर कोई डिफरेंस होगा, या जो माइनॉरिटीज होंगी वो किस बिहाफ पे वोट देंगी, या एज क्या होगी, या किस क्राइटेरिया के बिहाफ पे वोट दिए जाएंगे। तब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चीज लिख दी गई, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके अंदर ये बताया गया कि 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी और सबके वोट की एक ही वैल्यू रहेगी, एक समान। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि लोगों को समझाना था कि इलेक्शन क्या होते हैं, क्या करना होता है इलेक्शन में, इलेक्शन की वैल्यू क्या है, वोट कैसे दिया जाता है और वोट की वैल्यू क्या है। ये चीजें जितनी आसान दिख रही हैं उतनी आसान थी नहीं समझाने में। तो लोगों को शिक्षित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम बनाए, उन्हें ब्रॉडकास्ट करवाया गया, जिसमें आम लोगों को समझाया गया कि इलेक्शन क्या होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनकी वोट की वैल्यू क्या है, और उनको बताया गया कि अब वो खुद से चूज कर सकते हैं अपने नेता को या रिप्रेजेंटेटिव को जो उनके लिए देश को चलाएगा।
अब जहां वोट कैसे देना है ये समझ आ गया, उसी समय एक अजीब बात सामने आई कि देश की 20 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने वोटर लिस्ट के अंदर अपना नाम असली दिया ही नहीं। उन्होंने बजाय अपने असली नाम के ये नाम दिया गुड्डू के पापा, हिमेश के बहनिया, ऐसे ऐसे नाम दिए, जिसके कारण मजबूरी में इलेक्शन कमीशन को उनकी एंट्री ही कैंसिल करनी पड़ी। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी मेहनत, इतनी कोशिशों के बाद भी अगर लोग इलेक्शन में वोट देने ना आए तो क्या। अब जो देश ऐसे इलेक्शन कंडक्ट करवा चुके थे वहाँ के लोग शिक्षित और फाइनेंशियली स्टेबल थे, और भारत उस समय इतना स्टेबल नहीं था। बहुत सारे देश भारत को उसके पहले इलेक्शन में गिरता हुआ देखना चाहते थे, कह रहे थे कि भारत कभी अपने पहले इलेक्शन के अंदर सफल नहीं हो पाएगा। वहीं बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि ये ग्रेटेस्ट गैम्बल ऑफ इंडिया है या ग्रेटेस्ट गैम्बल ऑफ हिस्ट्री है। और सच में ये उस समय के हालातों को देखते हुए एक बहुत बड़ा गैम्बल लगता है। जहां ऐसा लग रहा था कि लोग वोट देने ही नहीं आएंगे, वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। भारत के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर और बहुत सम्मान से इसके अंदर हिस्सा लिया। जहां पर पहला वोट जो दिया गया था वो हिमाचल प्रदेश के चिन्नी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले श्याम नेगी जी ने दिया था, जो प्रोफेशन से एक टीचर थे। 1952 के अंदर हमने देखने को मिलता है कि ओडिशा के ट्राइबल पीपल अपना बो और एरो लेके आते हैं वोट कास्ट करने के लिए। वो जंगलों से आए थे, उन्होंने अपना बो और एरो पोलिंग बूथ के साइड में रखा और अपना वोट कास्ट किया। एक फन फैक्ट बताता हूँ, इंडिया का लॉ है कि किसी को भी 2 किलोमीटर के रेडियस से बाहर ना जाना पड़े अपना वोट कास्ट करने के लिए। इसके लिए जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे वो जंगलों के बीच में भी काफ़ी जगह बनाए गए थे, पर देखने की बात ये थी कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग आए नहीं वोट देने के लिए। जहाँ पर भारत की जनता ने इलेक्शन को सफल बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया, वहीं पर इलेक्शन का रिजल्ट कुछ ऐसे सामने आया कि कांग्रेस ने बहुमत से जीत हासिल करी। जहां कांग्रेस ने 489 सीट में से 364 सीट्स हासिल की, और वहीं पर जो सेकंड नंबर पे आई वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने सिर्फ 16 सीटें हासिल की थी।